हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोन सर्वाइवर इस फिल्म के बारे में बात करेंगे जो कि 2013 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 7.5। इस फिल्म को 2 ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। ये सन 2005 में अफगानिस्तान में घटी एक सच्ची घटना है। इस फिल्म की शुरुआत में हम एक अमेरिकन सोल्जर को देखते हैं जो बुरी तरीके से जख्मी है, जिसे गोलियां लगी हुई है। डॉक्टर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा है। और यहाँ से कहानी 3 दिन पहले फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर एक अमेरिकन बेस को दिखाया जाता है जो अफगानिस्तान में है। और फिर थोड़ी देर बाद आर्मी की मीटिंग शुरू होती है और इस मीटिंग में बताया जाता है कि हमें किसी भी कीमत पर अहमद शाह को और उसके सबसे खास आदमी तर्राक को पकड़ना होगा। अहमद शाह अभी तक 20 से ज्यादा US मरीन्स को मार चुका है। साथ ही वो उन गांव वालों को और रेफ्यूजीज को भी मार रहे हैं जो अमेरिकन आर्मी की मदद करते हैं। इसीलिए अहमद शाह को मारने के लिए मिशन बनाया जाता है। इस मिशन के लिए 4 लोगों को चुना जाता है और इन चारों में होता है माइकल मर्फी, मार्कस, मैथ्यू और डैनी। इन चारों को हिंदू कुश पहाड़ियों के पीछे उस गांव तक पहुंचना होगा जहां पर अहमद शाह और उसका खास आदमी तर्राक है। इन्हें ये भी बताया जाता है कि तुम्हारी मदद के लिए 2 टीम्स हमेशा तैयार रहेंगी। एक का नाम है क्विक रिएक्शन और दूसरी टीम जो कि हेलीकॉप्टर से उस गांव के आसपास ही रहेंगी जहां पर इन्हें जाना है। इन्हें 3 घंटों का पहाड़ी का सफर तय करना होगा। उसके बाद ये उस गांव तक पहुंच जाएंगे। साथ ही इन्हें ये भी इन्फॉर्म किया जाता है कि ये पहाड़ियाँ, ये रास्ते बहुत खतरनाक है, वहाँ पर जहरीले सांप है और साथ ही वहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है, यानी कि हर जगह से अपने बेस तक कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इन्हें अपने बेस पर कांटेक्ट करने के लिए सही जगह पर जाना होगा। वही दूसरी तरफ अफगानिस्तान के गांव को दिखाया जाता है जहां पर अहमद शाह और उसके लोग आते हैं। वो घर से एक आदमी को बाहर लेकर आते हैं और पूरे गांव के सामने उसकी गर्दन काट देते हैं। दरअसल इन लोगों को शक होता है कि इस आदमी ने अमेरिकन आर्मी की मदद की है। ये उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है। तालिबानी अफगानिस्तान पर इसी तरीके से अत्याचार करते रहते हैं। दूसरी तरफ वो 4 सोल्जर जिन्हें अहमद शाह को मारने का मिशन दिया गया था, उन चारों को रात के अंधेरे में हिंदू कुश पहाड़ियों के आसपास छोड़ दिया जाता है। यहाँ से इन्हें पैदल ही आगे जाना होगा। ये रास्ता बहुत खतरनाक है। ये धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं और साथ ही रेडियो में ये अपनी पोजीशन की खबर भी देते रहते हैं। दरअसल इनका हर एक नाम कोड में होता है। इन्हें स्पार्टन्स 01 कहकर बुलाया जाता है और पूरी रात चलने के बाद सुबह ये गांव के आसपास पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अहमद शाह है। ये दूरबीन से गांव की तरफ देखते हैं, लेकिन इन्हें गांव में अहमद शाह का नामो निशान नहीं दिखता। ये रेडियो से अपने बेस पर इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि अभी तक इन्हें प्यादा नहीं मिला है, यानी कि अहमद शाह इन्हें गांव में नहीं दिखा है। इसीलिए क्विक रिएक्शन टीम वापस बेस पे आ जाती है और इनके साथ हवा में जो दूसरी टीम है जिसका नाम अपोलो 2 है, उसे भी वापस बुला लिया जाता है और इन्हें कहा जाता है कि आप लोग भी रिलैक्स करो और जैसे ही अहमद शाह की कोई भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलती है हमें कांटेक्ट करो। और अब ये चारों के चारों वही पहाड़ी पर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। ये चारों अलग अलग होते हैं और कुछ ही देर बाद जब ये दूरबीन से एक बार फिर से गांव की तरफ देखते हैं तो इन्हें अहमद शाह, तर्राक और उनके कई सारे आदमी वहां पर दिखते हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ 10 लोग होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 10 से कई ज्यादा लोग होते हैं। ये रेडियो से अपने बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दे सके, लेकिन जहाँ पर ये इस वक्त होते हैं वहाँ पर सिग्नल नहीं होता है। इसीलिए ये लोग अपने बेस से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं और कुछ ही देर बाद इन्हें एहसास होता है कि झाड़ियों के पीछे से इनकी तरफ कोई आ रहा है और ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी बकरियां और उनके पीछे 3 चरवाहे भी है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी है, एक जवान लड़का है और एक बच्चा होता है। और जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो इनमें से एक का पैर मार्कस के पैर पर, जो झाड़ियों के बीच में लेटा हुआ था, उससे टकरा जाता है और अब मार्कस और उसके साथी झाड़ियों से बाहर आकर इन तीनों को पकड़ लेते हैं। और जब वो बूढ़े आदमी की चेकिंग करते हैं तो उसके पास एक वायरलेस वॉकी टॉकी मिलता है। ये समझ जाते हैं कि ये तीनों तालिबान के आदमी हैं और अब ये एक बार फिर से रेडियो से अपने बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सिग्नल नहीं होता है, इसीलिए उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं।
इनके पास एक सैटेलाइट फोन भी होता है, लेकिन यहाँ पर सैटेलाइट फोन यूज करना बहुत रिस्की हो सकता है। इससे दुश्मनों को इनकी पोजीशन के बारे में, लोकेशन के बारे में पता लग सकता है, पर इनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसीलिए ये अपने सैटेलाइट फोन से बेस पर कांटेक्ट करते हैं। इनका कॉल लग जाता है। इनको अपने बेस कमांडर से बात करनी होती है, जो अभी सो रहा था। और जब तक सैनिक कमांडर को बुलाकर वापस आता है, तब तक इनका फोन डिस्कनेक्ट हो चुका था। उसके बाद कमांडर इन लोगों से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कमांडर इन चारों से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और अब इन चारों को फैसला करना होगा कि इन्हें इन तीनों का क्या करना है। इनके साथ जो मैथ्यू होता है वो कहता है कि हमारे पास 3 रास्ते हैं, या तो हम इन्हें छोड़ दे और इनका पीछा करें, या फिर इन्हें यहीं पर बांधकर चले जाए ताकि इन्हें भेड़िए खा ले, या फिर ये लोग ठंड से मर जाए, या फिर हम इन तीनों को यहीं पर गोली मार देते हैं। मैथ्यू अपने तीनों साथियों से कहता है कि हम इन लोगों को नहीं मार सकते। अगर हमने इन्हें मारा और दफना भी दिया तो भी इनकी डेड बॉडीज को ढूंढ लिया जाएगा और ये बात पूरे संसार में फैल जाएगी और सब ये कहेंगे कि 4 आर्मी सील्स ने एक निहत्थे बच्चे को भी मारा था। और इन चारों के बीच में अब आर्गुमेंट्स होने लगते हैं। मैथ्यू कहता है कि अगर हम इन्हें जाने देते हैं तो ये नीचे जाकर अहमद शाह और उसके लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और हमारा पूरा का पूरा मिशन खत्म हो जाएगा। मार्कस इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये एक बच्चा नहीं बल्कि एक योद्धा है। इनकी आंखों में देखो हमारे लिए कितनी नफरत है। दरअसल इन सब की आंखों में इनके लिए बहुत नफरत होती है और सबसे ज्यादा नफरत उस लड़के की आंखों में दिखती है जो सबसे जवान होता है। अब इनके साथ जो माइकल है वो इनका लीडर भी होता है। वो इन्हें कहता है कि हम इस मिशन को यहीं पर खत्म करते हैं। हम इन तीनों को छोड़ देंगे और वापस पहाड़ी की तरफ जाएंगे। पहाड़ी से हम अपने बेस पर कांटेक्ट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। ये इन तीनों को छोड़ देते हैं। उन तीनों में जो जवान लड़का होता है वो बड़ी तेजी से भागता हुआ गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और ये चारों के चारों पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी मैथ्यू का पैर फिसल जाता है और उसका पैर जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरीके से चारों के चारों पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। और जब ये पहाड़ी पर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि ये गलत पहाड़ी पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर फिर से ये लोग अपने बेस पर अपने लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सिग्नल नहीं होता। और फिर ये चारों भी फैसला करते हैं कि इन्हें नीचे जाकर ट्राई करना चाहिए और अगर संपर्क नहीं होता है तो रात भर यही जंगल में छुप कर रहेंगे और अगली सुबह अपने बेस की तरफ निकल पड़ेंगे। और फिर उसके बाद ये चारों नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद भी इनका कांटेक्ट नहीं होता है। और जब ये एक जगह बैठे होते हैं तभी इन्हें कुछ आवाज आती है। ये अपनी गन की दूरबीन से चारों तरफ देखते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इसलिए इनका साथी माइकल कहता है कि मैं नीचे जाकर देखता हूँ। और जब वो नीचे जाकर देखता है तो वो देखता है कि पहाड़ों पर बहुत सारे अहमद शाह के लोग खड़े हैं और ये समझ जाते हैं कि जिन लोगों को इन्होंने छोड़ दिया था उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन जाकर अहमद शाह को दे दी है और अब अहमद शाह और उसके लोग इनके ऊपर हमला करने वाले हैं। वो वापस आ जाता है और मार्कस को कहता है कि हमला करने के लिए तैयार रहो। मार्कस को भी समझ में आ जाता है कि तालिबान और उसके लोगों ने उन्हें घेर लिया है और वो कहता है कि शायद मैंने गलत तरफ वोट किया था, लेकिन माइकल उसे कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है जो हमारे पास मौका था उस मौके की नजाकत के हिसाब से जो भी फैसला किया वो सही था। और तभी इन्हें पेड़ के पीछे से एक आदमी दिखाई पड़ता है जिसके हाथ में गन होती है और इससे पहले कि वो इन पर गोली चलाता मार्कस उसे गोली मारकर खत्म कर देता है और इसके बाद दोनों तरफ से हमला होना शुरू हो जाता है। ये अहमद शाह के बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, लेकिन ये खुद भी बहुत जख्मी हो जाते हैं। इन्हें गोलियां भी लग जाती है। डैनी फायरिंग के बीच बीच से अपने बेस पे कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा था, तभी उसके हाथ पर गोली लग जाती है और एक गोली मैथ्यू के कंधे पे लग जाती है। माइकल के पेट पर भी एक गोली लग जाती है और एक गोली मार्कस के कमर पे लग जाती है। अब ये चारों जख्मी हो चुके हैं और ये भागते हुए पहाड़ी के ऊपर जाते हैं और एक चट्टान से चारों के चारों कूद जाते हैं। ये लुढ़कते हुए एक चट्टान के निचले हिस्से तक पहुंच जाते हैं और ऐसा करने से इनका रेडियो भी खराब हो जाता है। बहुत देर तक कहीं से भी कोई गोली नहीं चलती है। इन्हें लगता है कि ये सुरक्षित है, लेकिन तभी चारों तरफ से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। एक गोली माइकल के पंजे पर लग जाती है और एक गोली डैनी की पीठ पर। अहमद शाह के लोग इन पर लगातार हमला कर रहे थे। उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इन्हें यहाँ से भागकर दूसरी तरफ जाना पड़ता है। ये सब के सब चट्टानों के पीछे छुप जाते हैं।
माइकल कहता है कि मुझे ऊपर जाना होगा ताकि मैं सैटेलाइट फोन से अपने बेस पर कांटेक्ट कर सकूं, और वो ऊपर जाने से पहले मार्कस को अपने गोलियों की मैगजीन भी देता है। वो उसे कहता है कि कभी भी हार मत मानना, और इसके बाद माइकल गोलियों से बचता हुआ चट्टान की चोटी पर पहुंच जाता है और सैटेलाइट फोन से बेस पर संपर्क करने की कोशिश करता है। इस बार संपर्क हो जाता है और वो कहता है कि हमें एयर सपोर्ट चाहिए, यानी कि उन्हें हवाई जहाजों से मदद की जरूरत है। और इतना कहते ही वहाँ पर अहमद शाह के लोग आ जाते हैं और वो माइकल को गोली मार देते हैं। माइकल अपने देश के लिए शहीद हो जाता है। वही दूसरी तरफ डैनी को भी गोली मार दी जाती है और डैनी भी अपने देश के लिए शहीद हो चुका है और अब ये सिर्फ 2 बचे हुए हैं। वही दूसरी तरफ बेस से 2 डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर इनकी मदद के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर एक और रनवे में 2 ब्लैक हॉक्स को दिखाया जाता है जो उनके लिए तैयार है, लेकिन उन्हें उड़ने की परमिशन नहीं दी जाती क्योंकि वो बिना अपाची कवर के नहीं उड़ सकते और अपाची कवर वाले हेलीकॉप्टर यहाँ से कहीं और दूसरी जगह पर चले गए होते हैं। वो कहते हैं कि अपाची कवर हेलीकॉप्टर जैसे ही वापस आएंगे हम यहाँ से निकल पड़ेंगे, और अब डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर्स उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर मार्कस और मैथ्यू अहमद शाह के लोगों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और जब मार्कस और मैथ्यू अपने हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं तो उनके दिल में एक उम्मीद, एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। लेकिन जैसे ही इनका पहला डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर लैंड करता है तभी तालिबानियों की तरफ से आरटीजी आती है और वो हेलीकॉप्टर को हिट करती है, जिससे कि उसमें ब्लास्ट होता है और ये पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर चट्टान से नीचे गिर जाता है और इसमें जितने भी सोल्जर्स थे सब मारे जा चुके थे। इसीलिए अब जो दूसरा हेलीकॉप्टर होता है वो नीचे लैंड नहीं कर सकता क्योंकि चारों तरफ से गोलियां चल रही होती है और ना ही इनके पास कोई कवर होता है। हालांकि उसमें बैठा हुआ सोल्जर हेलीकॉप्टर के पायलट को बोलता भी है कि उसे नीचे उतारो, लेकिन पायलट कहता है कि बिना कवर के हम इसे नीचे नहीं उतार सकते और वो हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है। उधर मैथ्यू और मार्कस जो अलग अलग है जब इस हेलीकॉप्टर को वापस जाते हुए देखते हैं तो उनकी उम्मीद पूरी तरीके से टूट जाती है। वही मैथ्यू के ऊपर अहमद शाह के लोग एक बार फिर से हमला कर देते हैं। हालांकि मैथ्यू कई लोगों को मार भी देता है, लेकिन अंत में उसे गोलियां लग जाती है और वो भी अपने देश के लिए शहीद हो जाता है। और अब सिर्फ मार्कस बचा हुआ है जो पूरी तरह से जख्मी है, एक पत्थर के नीचे छुपा हुआ है और अहमद शाह और उसकी सभी लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। और तभी आसमान में ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर दिखाए जाते हैं जिन्हें अपाची कवर मिल चुका है और इन हेलीकॉप्टर्स को देखने के बाद अहमद शाह और उसकी सभी लोग वहां पर बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को नीचे कुछ भी हलचल नहीं दिखाई देती है, इसीलिए वापस चले जाते हैं और मार्कस जो बुरी तरह से जख्मी है, जो पत्थर के नीचे छुपा हुआ है, वो पूरी रात वहीं पर बेहोश पड़ा रहता है और जब सुबह उसे होश आता है तो उसके पूरे शरीर पर घाव के निशान होते हैं। उसके पैर की हड्डी भी टूट चुकी होती है। वो किसी तरह से लंगड़ाता हुआ वहाँ से आगे बढ़ता है। वो चारों तरफ भी देख रहा था लेकिन उसे कहीं पर कोई भी हलचल नहीं दिखाई देती है और तभी उसे सामने पानी दिखता है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है क्योंकि वो बहुत प्यासा था। और जब वो पानी पी रहा होता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर उसके सामने 3 आदमी और एक बच्चा खड़ा है। उन्हें देखकर वो पूरी तरह डर जाता है। वो उन्हें कहता है कि मुझसे दूर रहो नहीं तो वो गोली मार देगा। वहाँ पर जो आदमी होता है वो इसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे और तभी इन्हें अहमद शाह के लोगों की आवाज आना शुरू हो जाता है। वो जो आदमी होता है इसे कहता है कि तुम शांत रहो और जब मार्कस उनके साथ एक बच्चे को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये अहमद शाह के आदमी नहीं है। उसके बाद वो आदमी उसे अपने साथ अपने गांव ले आता है। इसका नाम मोहम्मद गुलाब होता है और मोहम्मद गुलाब उसे अपने घर ले जाता है। हालांकि उसके अपने लोग इसके खिलाफ होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा करने से तालिबान वाले उन पर हमला करेंगे, लेकिन मोहम्मद गुलाब किसी की भी कोई बात नहीं सुनता। हालांकि मार्कस अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। मोहम्मद गुलाब उसे पूछता है कि तुम अमेरिकन हो। ये दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे, बस ये इशारों से एक दूसरे के संदेश को समझ रहे होते हैं। मार्कस कहता है कि हाँ मैं अमेरिकन हूँ और वो उसे मैप दिखाता है। वो उससे पूछता है कि हम किस जगह पर है। मोहम्मद गुलाब मैप में अपनी उंगली रखकर अपनी लोकेशन बताता है। उसके बाद मार्कस एक मैसेज लिखता है और वो कहता है कि ये अमेरिकन आर्मी तक पहुँचा दो और मोहम्मद गुलाब उस मैसेज को अपने एक आदमी को दे देता है और अमेरिकन बेस की तरफ निकल पड़ता है। वहीं अब तालिबान वाले मार्कस के खून के निशान के जरिए इस गांव तक पहुंच चुके हैं और इनमें अहमद शाह का सबसे खास आदमी तर्राक भी होता है। ये गांव के सभी घरों की तलाशी लेना शुरू कर देता है
और ये मोहम्मद गुलाब के घर तक भी पहुंच जाते हैं। और जब मोहम्मद गुलाब उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो मोहम्मद गुलाब को थप्पड़ मार देता है और उसके बाद वो अंदर से मार्कस को बाहर ले आते हैं। और बाहर चौराहे पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा होता है जिस पर खून भी लगा हुआ होता है। दरअसल अहमद शाह के लोग बार बार इस गांव में आते हैं और इस गांव के लोगों को, जिन पर इन लोगों को शक होता है, उनकी गर्दन को इसी पेड़ पर रखकर कलम कर देते हैं। और वो मार्कस को भी कहते हैं कि अब तेरी बारी है। और जैसे ही वो मार्कस को मारने के लिए अपनी तलवार उठाते हैं कि तभी उसके सामने मोहम्मद गुलाब आ जाता है। उसके हाथ में गन होती है। मोहम्मद गुलाब के साथ उनके गांव के और भी लोग होते हैं और यहाँ पर जितने भी अहमद शाह के लोग होते हैं उन सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। मोहम्मद गुलाब तर्राक को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम सबको मार देंगे। तब तर्राक और उसके साथियों को ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ता है। मार्कस को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये लोग उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। हालांकि कई बार इनसे पूछता भी है लेकिन ये उसकी भाषा नहीं समझ पाते हैं और मार्कस को एक बार फिर से घर के अंदर ले जाते हैं। मार्कस मोहम्मद गुलाब के बेटे से चाकू मांगता है लेकिन उसे समझ नहीं आता। वो चाकू के बदले बदक ले आता है लेकिन तभी वहाँ पर मोहम्मद गुलाब आ जाता है। वो समझ जाता है कि ये चाकू मांग रहा है। वो इसे चाकू दे देता है और उस चाकू से मार्कस अपने घाव में फंसे हुए लोहे के टुकड़ों को निकालता है। ये सब करने से उसे बहुत दर्द होता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। मोहम्मद गुलाब उसके घाव को साफ करता है और उसे कपड़े पहनाता है। और अगली सुबह जब मार्कस की नींद खुलती है तो मोहम्मद गुलाब उसे खाने के लिए कुछ देता है और मार्कस एक बार फिर से मोहम्मद गुलाब से पूछता है कि तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। और तभी उनके घर पर गोली चलती है। दरअसल ये अहमद शाह और उसके सारे साथियों ने इस पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया होता है और वो लगातार इन पर गोलियां चला रहे होते हैं और गांव वाले भी तालिबान वालों पर लगातार गोलियां चला रहे होते हैं। दोनों तरफ से कई लोग मारे जाते हैं और एक तालिबानी मार्कस तक पहुंच जाता है। वो इसका गला दबाकर इसे मार रहा होता है और तभी मोहम्मद गुलाब का बेटा मार्कस के हाथ में चाकू देता है जिससे मार्कस उस तालिबानी को मार देता है। और अब यहाँ पर अमेरिकन हेलीकॉप्टर भी पहुँच जाता है और वो अहमद शाह और उनके आदमियों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है जिससे उनके कई लोग मारे जाते हैं और बचे हुए वहाँ से भाग जाते हैं। मोहम्मद गुलाब अमेरिकन आर्मी के पास जाता है। उन्हें कहता है कि तुम्हारा एक साथी अंदर है और जब अमेरिकन अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर मार्कस होता है। वो मार्कस को अपने साथ यहाँ से ले जाने लगते हैं। मार्कस बहुत बुरी तरीके से जख्मी होता है। मार्कस अपने सभी साथियों को कहता है कि मोहम्मद गुलाब और उसके परिवार को भी अपने साथ ले चलो, लेकिन आर्मी कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। ये इस गांव में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, हम इनकी सुरक्षा करेंगे। और तभी मोहम्मद गुलाब का बेटा मार्कस के पास आता है। मार्कस उसे अपने गले लगा लेता है और उसके माथे को चूम लेता है और इसके बाद मार्कस को वापस बेस कैंप पर ले जाते हैं। मार्कस अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो बेहोश होता है और इस फिल्म की कहानी यही से शुरू हुई थी। उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे थे लेकिन मार्कस की सांसें वापस आ जाती हैं। वो बच जाता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म का सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोहम्मद गुलाब और उसके गांव वालों ने मार्कस की मदद क्यों की। दरअसल अफगानिस्तान में 2000 साल पुरानी एक परंपरा है और इस परंपरा के मुताबिक अगर कोई भी इंसान दुश्मनों से अकेला घिरा हुआ है या किसी भी अकेले इंसान को किसी तरह की मदद की जरूरत है तो अफगानिस्तान वाले उसकी मदद करेंगे और इसीलिए वो मार्कस की मदद कर रहे होते हैं। हालांकि इस मदद के बाद मोहम्मद गुलाब को काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें 4 सालों तक चुप कर रहना पड़ा। तालिबानियों ने उनके ऊपर कई हमले किए, उनके घर पर बम ब्लास्ट भी किया और एक हमले में उसके कजन की मौत भी हो गई थी। सन 2010 में मार्कस ने मोहम्मद गुलाब को एक मेहमान के तौर पर अमेरिका बुलाया। वो अमेरिका शिफ्ट नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं है। हालांकि मार्कस ने इसकी बहुत कोशिश की लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। इस फिल्म का बजट था 40 मिलियन US$ और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाई की थी 155 मिलियन US$ की। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।